कभी सोचा है कि सेक्युलर या नेशन स्टेट जैसे शब्द, जिन्हें हम आज बहुत सामान्य मानकर चलते हैं, इनकी जड़ें असल में कहाँ हैं? आज हम जे साई दीपक के तर्क की परतों को खोलेंगे, जो बताते हैं कि इन मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज की नींव हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और कॉलोनियल है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे आज को समझने की एक बहुत बड़ी चाबी है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी फर्क समझते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की नींव है। कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिटी। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद तो एक पॉलिसी है, एक एक्शन है, किसी देश पर कब्जा करना, उसे चलाना। लेकिन कॉलोनियलिटी यानी औपनिवेशिकता इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट, एक सोचने का तरीका जो उस कब्जे को सही ठहराता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मानसिकता कब्जा खत्म होने के बरसों बाद भी हमारी सोच में, हमारे सिस्टम में जिंदा रहती है। इस पूरे आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम औपनिवेशिकता के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे कि आखिर ये है क्या। फिर हम उस यूरोपियन पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट की पड़ताल करेंगे जहां से ये विचार पैदा हुआ। इसके बाद देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को भारत पर कैसे लागू किया गया। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि आज भी हमारे कानूनों में इसकी विरासत कैसे जिंदा है। तो हमारा पहला पड़ाव औपनिवेशिकता से परे। औपनिवेशिकता, यहां हम इस विश्लेषण के सेंट्रल आइडिया की तह तक जाएंगे। तो ये औपनिवेशिकता है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, ये एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर है जो किसी समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही हमला कर देता है। ये लोगों का उनकी अपनी संस्कृति, उनकी आस्था, उनकी जमीन से जो रिश्ता है उसे तोड़ देता है और उसे एक बाहरी विदेशी फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करता है। अब यहां से कहानी और गहरी होती है। हम चलते हैं दूसरे हिस्से पर, एक ईसाई राजनीतिक ब्लूप्रिंट। यहां हम देखेंगे कि लेखक के अनुसार औपनिवेशीकरण की जड़ें यूरोप के इतिहास और थियोलॉजी में कितनी गहरी हैं। ये एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। देखिए, हम सब सेक्युलरिज्म या नेशन स्टेट जैसे शब्दों को यूनिवर्सल सच मानकर चलते हैं, है ना? पर लेखक का तर्क है कि ये न्यूट्रल नहीं है। इनकी जड़ें यूरोप के एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में छिपी हुई हैं। ये टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उन डॉट्स को जोड़ती है जो हमें आज के मॉडर्न स्टेट तक लाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब प्रोटेस्टेंट सुधारों ने चर्च की सबसे बड़ी सत्ता को चैलेंज किया। फिर आती हैं ऑक्सबर्ग और वेस्टफेलिया की संधियां, जिन्होंने पहली बार राजाओं को अपने राज्य का धर्म तय करने का अधिकार दिया। बस यहीं से धर्म और राजनीति के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया और आज के देशों की नींव रखी गई। और इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है, ये लैटिन फ्रेज कुयस रेजियो ईयस रिलीजियो। इसका सीधा सा मतलब है जिसका क्षेत्र उसका धर्म। मतलब राजा तय करेगा कि उसके राज्य का धर्म क्या होगा। इसी एक लाइन ने फॉर्मल तौर पर राज्य की सत्ता और धर्म को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये जो कोट है ना, ये इस पूरे आर्ग्यूमेंट का कह सकते हैं दिल है। इसका मतलब यह है कि धर्म को प्राइवेट और राजनीति को पब्लिक मानने का जो हमारा सेक्युलर विचार है, वो खुद एक क्रिश्चियन थियोलॉजिकल आइडिया से निकला है, जहां आत्मा और शरीर को अलग अलग देखा जाता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि एक खास नजरिए की देन है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो यूरोपियन मॉडल था, इसे भारत जैसी जगह पर लागू कैसे किया गया। चलिए देखते हैं तीसरे खंड में। तो इस मानसिकता को भारत पर थोपने के लिए कई टूल्स इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले भारत के अपने तरह तरह के कानूनों को हटाकर एक यूरोपियन लीगल सिस्टम थोप दिया गया। एजुकेशन ऐसी बनाई गई जो देखने में तो भारतीय हों पर सोच से अंग्रेज। इंग्लिश भाषा को इतना प्रमोट किया गया कि हमारी अपनी भाषाएं और उनमें बसी सोच पीछे छूट गईं। और तो और जाति और जनजाति जैसी चीजों को भी उन्होंने अपने अंग्रेजी चश्मे से देखकर नए सिरे से डिफाइन कर दिया। और ये कोई बेसलेस इल्जाम नहीं है, ये तो उनके अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। 1813 के ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट पर ब्रिटिश संसद की बहस से ये कोर्ट साफ दिखाता है कि वो इसे एक सिविलाइजिंग मिशन मानते थे, जिसका मकसद था भारतीयों का धार्मिक और नैतिक सुधार करना। इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने भारत के इतिहास को भी अपने चश्मे से देखा। जैसे यूरोप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने कैथोलिक चर्च का विरोध किया था, ठीक उसी तरह उन्होंने भारत में बौद्ध और जैन धर्मों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सुधार आंदोलन की तरह पेश कर दिया। यह असल में भारतीय सभ्यता को अपने सांचे में ढालकर समझने और कंट्रोल करने का एक तरीका था। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर,
ये सब पुरानी बातें आज हमारे लिए रिलेवेंट कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है हमारे कानूनों में। तो जरा इस चेन ऑफ इवेंट्स को समझिए। 1. यूरोप में एक थियोलॉजिकल डिबेट होती है स्पिरिचुअल और सेक्युलर को लेकर। 2. उस बहस से एक पॉलिटिकल मॉडल तैयार होता है। 3. उस मॉडल को सभ्यता का मानक कहकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और 4. सबसे हैरान करने वाली बात, आज़ादी के बाद कई देशों ने शायद अनजाने में ही उसी कॉलोनियल ढांचे को अपने संविधानों में अपना लिया। और इसका असर आज भी भारत में दिखता है। लेखक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है, मतलब ये तय करना कि किसी धर्म का कौन सा हिस्सा जरूरी है और कौन सा नहीं, वो इसी कॉलोनियल लेगेसी का एक सीधा नतीजा है। और दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब एक फ्रेमवर्क जो एक खास तरह के धर्म के लिए बना हो, उसे किसी दूसरे बिल्कुल अलग तरह के धर्म पर लागू किया जाए। जैसे रिलीजियस डिनोमिनेशन की कानूनी परिभाषा ईसाई धर्म की स्ट्रक्चर पर आधारित है। जब इसे भारत के अलग अलग संप्रदायों पर लागू किया जाता है तो वे अक्सर इस छोटी सी परिभाषा में फिट ही नहीं बैठते। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार ये है कि अगर वाकई में डीकोलोनाइज होना है तो सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी काफ़ी नहीं है। हमें उन शब्दों और उन स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करना होगा जिन्हें हम न्यूट्रल मानकर चलते हैं, जैसे सेक्युलर, स्टेट, रिलीजन। हमें मानना होगा कि इनकी जड़ें जी खास कॉलोनियल इतिहास में हैं, और जब तक हम उन जड़ों को नहीं पहचानेंगे हम सही मायनों में आज़ाद सोच नहीं सकते। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर मॉडर्निटी और सेक्युलरिज्म जैसे हमारे आदर्श यूनिवर्सल नहीं बल्कि खास कल्चर की देन है, तो फिर डीकॉलोनाइजेशन यानी व्यू उपनिवेशीकरण का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ झंडे और शासक बदलना काफ़ी है, या हमें अपनी सोच की बुनियाद पर ही सवाल उठाना होगा?